नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल ने पकड़ी रफ्तार। आज जारी होगी पहली चरण की अधिसूचना। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को फोन पर गाजा शांति योजना की सफलता पर दी बधाई। ट्रंप ने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक रिहा हो जाएंगे बंधक। नई दिल्ली में आज भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नौसेनी बेस का भी किया दौरा। भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से दिल्ली में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 8.5 लाख निर्वाचन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार में पहली बार 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। और इस बीच आयोग ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र महिलाओं या दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जाएगा। और बात करें बिहार में सीट शेयरिंग की, तो एनडीए गठबंधन अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ कर देगा। बीजेपी का कहना है कि जिस सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उसके उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल तैयार करने का काम पूरा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीट की संख्या पर बात पक्की नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं। इंडी गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच अभी फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश सहनी के अड़ियल रुख ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने भले ही अब तक तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा ना माना हो, लेकिन तेजस्वी लगातार खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने राज्य के हर परिवार के लिए एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। तो वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच एक तीसरा कोण बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पार्टी के 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जिसमें कई प्रभावशाली नाम हैं। पहली लिस्ट में जाने माने अधिवक्ता वाई.वी. गिरी, भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे समेत कई अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं और कहा जा रहा है कि कल 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव अभियान शुरू करेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। ये अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। मुत्तकी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष इस संवाद को लेकर उत्सुक है। ये यात्रा आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष छूट दिए जाने के बाद संभव हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल मई में मुत्तकी से फोन पर बात की थी और पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की सराहना की थी।
विदेश मंत्री ने अफगान लोगों के साथ भारत की पारंपरिक मित्रता को रेखांकित किया था और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के दौरान भारत ने चाबहार के रास्ते कुनार प्रांत में राहत सामग्री भेजी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सिडनी स्थित HMAS कुत्ता बुल का दौरा किया, जो कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का एक प्रमुख बेस और पोर्ट पॉइंट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने उनका स्वागत किया और बाद में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा भी किया और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने में अपने प्रशासन की भूमिका की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इजराइल हमास संघर्ष में बंधक बनाए गए लोगों को सोमवार या मंगलवार तक रिहा कर दिया जाएगा। गाजा शांति समझौते पर मिस्र में हस्ताक्षर होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इससे इजराइल और अरब देशों में सकारात्मक माहौल बना है और गाजा में जीवन स्तर सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस बीच ईरान पर हमला करना आवश्यक था, जिससे गाजा में शांति की राह बहाल हो सके। और गाजा शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अमेरिका अब वहां पर स्थिरता के लिए काम करने पर जुटा हुआ है। इजराइल में अमेरिका गाजा टास्क फोर्स के लिए अपने 200 सैनिक तैनात करेगा, जबकि गाजा में वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि गाजा में स्थिरता के लिए एक संयुक्त कार्यबल के तहत सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जबकि फिलिस्तीनी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कोई भी अमेरिकी मौजूद नहीं होगा। अधिकारियों ने बताया है कि ये सैनिक इस कार्यबल का मुख्य हिस्सा होंगे, जिसमें मिस्र की सेना, कतर, तुर्की और संभवतः संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर बात की और इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी और कहा कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। व्यापार वार्ता में हुई सकारात्मक प्रगति की भी समीक्षा की और आने वाले हफ्तों में लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं और इस बात की पुनः पुष्टि हुई है कि आतंकवाद किसी भी रूप या स्वरूप में विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देश के किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरदर्शन के माध्यम से देश के सभी किसानों से पीएम मोदी के इस उद्बोधन के साथ जुड़ने की अपील की है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये 2 महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के
प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के वहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंडियाँ भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन, आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि कोर्ट सरकार के जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। फैसला लेते समय सुरक्षा हालात और जमीनी स्थिति भी देखी जाएगी, सिर्फ संविधान की बहस पर फैसला नहीं होगा। बता दें कि सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि यह कदम राष्ट्रीय एकता, विकास और आतंकवाद पर लगाम के लिए जरूरी था। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जिसके तहत वहां का अपना संविधान और अलग कानून थे और इससे भारत के बाकी हिस्सों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे और न ही स्थायी नागरिक बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आज करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और साथ ही एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की उस याचिका को भी सुनेगा जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एसआईटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने जांच के लिए 3 अक्टूबर को एसआईटी बनाई थी और इसके बाद टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जांच केवल तमिलनाडु पुलिस से कराना सही नहीं है। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। तो वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस एन.बी. अंजारिया की बेंच दोनों याचिकाओं को सुनेगी। बता दें कि 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी बैन हटाने के मामले में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट से समय मांगा था। केंद्र ने कहा कि सभी की सलाह के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे और इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री न करने की शर्त रखी थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। पटाखा कंपनियों के वकील बलबीर सिंह ने दिवाली से पहले सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ग्रीन पटाखों पर छूट चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि दिवाली सांस्कृतिक त्योहार है और जन भावनाओं का सम्मान जरूरी है। मणिपुर के कांगचिक जिले के थाम्बल चिंग्या में असम राइफल्स और कांगचिक पुलिस कमांडो को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और इस संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल, G3 राइफल, कई SBBL बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्रवाई क्षेत्र में चल रहे उग्रवाद विरोधी अभियानों के तहत की गई है। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नई दिल्ली में अनूठी आदिवासी प्रदर्शनी मौन संवाद हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों से बातचीत की, जिसमें कुछ भारत के विभिन्न बाघ अभयारण्यों के आसपास रहते हैं। और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी की इदू मिश्मी जनजाति बाघों को अपना बड़ा भाई मानती है। दिल्ली में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक आदिवासी कला प्रदर्शनी में डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ जनजातीय कलाकारों से बातचीत भी की। साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द मार्जिन टू द सेंटर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी चित्रकारी की जिसे ट्राइबल आर्ट का नाम दिया गया है और जो अपनी ड्राइंग के, अपने आर्ट के ज़रिए जंगल की ज़िंदगी और ख़ास तौर से जो हमारा टाइगर है उसको दर्शाती है। सीमा, आप सवाई माधोपुर रणथंभौर से आती हैं। रणथंभौर हम जानते हैं कि वहाँ पर टाइगर की साइटिंग बहुत अच्छी होती है। क्या बनाया आपने, ज़रा हमें बताएंगी? जी, एक मतलब पहले बम्बू टाइगर जो होता था, ये मछली टाइगर है। मछली बड़ी फेमस थी। मछली इसमें फेमस इसलिए है क्योंकि जो इस पे यहाँ इसके हेड पे जो चिन्ह है इसमें मछली का निशान होता है, तो इसको मतलब इजी वे में कोई भी इजी वे में जान सकते हैं। मछली बड़ी मशहूर बाघिन थी रणथंभौर की और कहा जाता है कि वो मगरमच्छों का आराम से शिकार करती थी। यहाँ पर आपने कहाँ बताई है, उसकी आँख में मछली बनी हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो मछली नुमा है, इसलिए इसका नाम मछली था। और मछली बहुत मशहूर फेमस थी इस वजह से, तो ये निशान की वजह से जानी जाती है। आपने क्या बनाया आपने? मैंने मदर लव एंड नेचर पर बनाया है। बताइए कौन सी पेंटिंग है आपकी? ये वाली है। हमारे यहाँ चंद्रपुर में जो फेमस है ताडोबा में जो फीमेल टाइगर ज़्यादातर रहती है, क्योंकि उधर बछड़े ज़्यादा रहेंगे तो और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो जो नेचर के साथ खिलवाड़, मुझे क्या बोलते हैं उसको, पंछी सब नेचर के रहते हैं ना क्या, उसके हिसाब से बनाए हैं। और क्या दिखाना चाहती है आप अपनी पेंटिंग में? मैं जो बैगा है और जो आज भी वो वन्यजीव के साथ कितने अच्छे से रह सकते हैं, और उसमें उसकी ममता को दिखाया है मैंने कि वो एक टाइगर के छोटे से बच्चे को पानी पिला रही है। जैसे कि आपने देखा, ये तमाम लोग यही दर्शाते हैं कि वन्यजीव हम मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों हमें इनको बचाए रखना, इनको बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि वन्यजीव होंगे तो जंगल होंगे और जंगल होंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बेंगलुरु के सबसे बड़े टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। हेब्बल से सिल्क बोर्ड तक बनने वाली 17 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क का एक हिस्सा लाल बाग बोटैनिकल गार्डन्स के नीचे से गुजरेगा और बताया जा रहा है कि इस परियोजना से लाल बाग के प्राकृतिक संतुलन को नुकसान हो सकता है। और इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता ज्योति ने पर्यावरण विशेषज्ञ येलप्पा रेड्डी से बातचीत की। हमारे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट येलप्पा रेड्डी सर। तो आइए उनसे बात करते हैं कैसे इस टनल रोड प्रोजेक्ट लाल बाग यानी एनवायरमेंट में कैसे इफेक्ट होता है। हाउ दिस टनल रोड प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डेलिकेट बायोडाइवर्सिटी सिस्टम ऑफ द लाल बाग। The rock which is existing there is the World Heritage Rock. All the geologists, including Geological Survey of India, said that that is the World Heritage Rock. That means about 3.5 billion year old rock. And that is the bedrock of peninsular India, not only, especially to Bangalore. Bedrock which protects from the earthquakes and other shocks. Yes, okay, it is going to give relief to the Bangalore traffic. Then what type of vehicles will pass through this tunnel road? Only cars. No three-wheelers, no two-wheelers, no buses. So only
the cars, they will enter, pay tariff, and they will getting in also they have to pay tariff, only to save time of say about 30-40 minutes, only for the car owners. Nobody else will get the benefit. अरुणाचल प्रदेश के अथुपोपु में संयुक्त नागरिक सैन्य ट्रैक 12 अक्टूबर से दिबांग घाटी से शुरू होने वाला है। ट्रैक 20 दिनों तक चलेगा। भारत चीन सीमा के पास 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अथुपोपु इदु मिश्मी जनजाति द्वारा एक पवित्र स्थल के रूप में पूजनीय है और ये ट्रैक क्षेत्र की गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच और सद्भाव के महत्व को बढ़ाता है। यह अनूठा अभियान नागरिक सैन्य एकीकरण और सामूहिक विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। 7 फेरों के बंधन में बंधा रिश्ता करवा चौथ पर और भी पवित्र हो जाता है। आज वो दिन है जब हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। चांद की प्रतीक्षा, श्रृंगार की तैयारी और प्रेम की परंपरा से जुड़ी देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सोयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस प्रेम की परंपरा है जो हर युग में अपने रंग बदलकर सामने आई है। करवा चौथ, वो दिन जब पत्नी दिन भर निर्जला व्रत रखती है, सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लोग आज भी उतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, अपने पति के लिए कितनी सजते हैं। और सुहागन जो हमेशा कही जाती थी, ये सुहागन सुहागन है, तो वाकई इस दिन देख के ऐसा लगता है कि वाकई सब सुहागन बनी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता है सरगी के साथ, और फिर रात को चांद निकलने तक बिना अन्न और जल के महिलाएं उपवास रखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मनाने में बड़ी खुशी होती है जब परिवार में हस्बैंड वगैरह सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ लेते हैं, बिंदिया लेते हैं, इवन हमारे परिवार में तो हमारी जो मदर इन लॉज हैं हमें वो लेके देते हैं। चांद के दीदार के साथ ही इस व्रत की पूर्णता होती है। चलनी से चांद और फिर पति को देखना, ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है, बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इससे पहले हमेशा मम्मी को करते हुए देखा है। तो अभी जैसे सुबह सरगी होगी, शाम को हम चांद का वेट करेंगे, काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। समय बदला, रिवाजों ने भी कुछ रूप बदले, लेकिन करवा चौथ का एहसास आज भी उतना ही खास है। ये व्रत सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं, यह है साथ निभाने का वादा, प्रेम का प्रतीक और विश्वास का पर्व। अद्भुत है भारत और अद्भुत है भारत के त्योहार। आकाश में चांद और धरती के चांद के दीदार हो जाएं तभी व्रत पूरा होता है। करवा चौथ का ये त्योहार, ये व्रत आस्था, प्यार और समर्पण का भाव लेकर आता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद मौका था साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का, जिसमें हंगरी के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और स्क्रीन राइटर लासलो स्नास्कार होरकाई को अपने साहित्य जगत में अनुपम योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। के लिए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। The 2025 Nobel Prize laureate of literature लास्लो कृष्णहोरकाई। लास्लो कृष्णहोरकाई गहरी सोच वाली उदास कहानियां लिखते हैं जो हर वर्ग के पाठकों के दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। समाज में एक नए तरह के रचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इनकी लिखी किताबों के बारे में कहा जाता है कि इनकी लेखन शैली सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को प्रदर्शित करती है, जो समाज में बदलाव की एक नई राह दिखाती है। लास्लो कृष्णहोरकाई को सर्वनाश का लेखक भी कहा जाता है। लास्लो कृष्णहोरकाई का जन्म 1954 में हुआ था।
इनका लिखा पहला उपन्यास सेंटान टैंगो 1985 में प्रकाशित हुआ, जिसने इन्हें हंगरी में एक लेखक के तौर पर प्रतिष्ठित किया। उपन्यास सेंटान टैंगो और द मेलाकली ऑफ रेसिस्टेंस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। बैरन बेनकाहम की होमकमिंग नाम के उपन्यास के सम्मोहक वाक्यों से पाठकों के भीतर निराशा से आशा की तरफ जाने की प्रेरणा मिलती है। द मेलाकली ऑफ रेसिस्टेंस एक छोटे से गांव और उसके लोगों की मुश्किल भरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो मानव स्वभाव के दोष और गुणों को बखूबी पेश करती है। He published his first work before the fall of the wall in 1985, and he's been extremely active since then up until now. And he is, you can say that he's an extension maybe of the European modernist kind of epic writing that we have seen so many examples of before. But it takes it to new heights, if you can call it that. लास्लो क्रॉसजना होरकाई मध्य यूरोपीय परंपरा के एक महाकाव्य लेखक है। नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने बताया कि उनके लेखन में दर्शन होता है जो आज के पाठकों को काफी प्रभावित करता है। 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार की किताबों में मानवता, अराजकता और आधुनिक समाज के संकटों का जिक्र बड़ी ही बेबाकी से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है और आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।